आज हम स्टार्ट करें CSS इमेज गैलरी। इस तरह से अगर आप मल्टीपल इमेजेस अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाह रहे हैं तो उसमें CSS आपकी क्या हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे ये ऊपर इमेज है और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है। ओके, यहाँ पे देखें, आपने एक स्टाइल जो है वो बना रहे हैं गैलरी, और मार्जिन उसको दे रहे हैं, कोई बॉर्डर दे रहे हैं, फ्लोट लेफ्ट, और ये विड्थ है उसकी। अच्छा, अगर होवर करते हैं, होवर क्या होता है, माउस ओवर जब आप करते हैं तो फिर उसका बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल का ही रहेगा और सॉलिड ही रहेगा। सिर्फ चेंज कहाँ पे आ रही है, कलर में। यहाँ पे ये कलर था और यहाँ पे ये कलर है। और गैलरी में जो इमेज है उसकी विड्थ कितनी होगी, 100%। यानी वो जितना है, जितने पार्ट आप बना रहे हैं ना, जो बॉक्स आप बना रहे हैं उस बॉक्स का 100%, और हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब उसके बाद ये एक और आपने क्लास बनाई, इसमें आपने पैडिंग रखी और टेक्स्ट लाइन आपने रखा सेंटर। ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिए जो नीचे टेक्स्ट शो हो रहा था ना, उसके लिए। ओके जी, ये आप एक डिव बना रहे हैं, उसमें उस पर आपने क्लास अप्लाई कर दी गैलरी की, दिस वन। और उसके अंदर आपने एक न्यू टैब में ये ओपन होगी और ये इमेज यहाँ पे शो होगा, जो भी आप इमेज रखवाना चाह रहे हैं। ठीक है, देन आगे उस इमेज की जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी विड्थ है, जो भी हाइट है, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और उसको क्लास लग जाएगी डिस्क्रिप्शन। ये एक है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा इमेज है और उसके बाद ये तीसरा इमेज, और फिर ये फोर्थ इमेज, 1 2 3 4। ये बेसिकली, क्योंकि हमने इसको जूम किया हुआ है, ये ऐसे है। यानी ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का 100% ये इमेज ले रहा है, और नीचे ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, फिर इमेज डिस्क्रिप्शन, इमेज डिस्क्रिप्शन। इस पैटर्न पे ये चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ तक इमेज है और फिर उसके बाद उसकी ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ तक। फिर उसके बाद नया इमेज है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, फिर नया इमेज है, उसकी न्यू डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से आप इमेजेस की एक गैलरी जो है वो बना सकते हैं। और अगर आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो एक न्यू टैब में, वहाँ पे लिखा हुआ था ना, दिस वन, टारगेट क्या है, ब्लैंक। इसका मतलब है कि एक न्यू टैब पे ओपन होगा, ब्लैंक टैब पे, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे। ओके, इसी तरह ये एक और इमेज गैलरी है, इट्स रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि आप इसको मोबाइल पे भी आसानी से ब्राउज कर सकते हैं। और जब आप इसको, ये देखें, मूव करते हैं तो इट्स टोटली रिस्पॉन्सिव। इसमें आपने ये विड्थ बता दी उसको। एक्चुअली अगर 4 इमेजेस लगाते हैं तो वो उसकी विड्थ तकरीबन 25% बनती है ना। तो उसने थोड़ा सा मार्जिन लिया है ताकि जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसने तकरीबन ये 25% ही है। और ये जो लाइन है, मीडिया ओनली स्क्रीन, इसका मतलब है कि ये आप स्क्रीन के लिए इसका साइज डिफाइन कर रहे हैं। जब आप रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ना तो एक आप ये स्टाइल लगाते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। टॉप पे आप ये लगाते हैं और नीचे आप ये लगाते हैं, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 700 पिक्सल। ठीक है, और डॉट रिस्पॉन्सिव ये क्लास है, और ये आपकी टोटल विड्थ है, ये मार्जिन है। मीन्स कि अगर आप इसको बड़ा भी करते हैं तो मैक्सिमम ये 700 पिक्सल से बड़ा नहीं होगा। अच्छा, फिर है जी हमारे पास इमेज फॉर्म्स।
CSS फॉर्म्स, ये हमने HTML फॉर्म्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, और उन्हीं फॉर्म्स पे हमने कुछ CSS पहले भी अप्लाई की थी एट दैट टाइम। कुछ हम इसको दोबारा से, ये हमारा कह लेंगे रिपीट हो रहा है। और इमेज, ये स्टाइल है आपका। पहले फॉर्म को देख लें ज़रा। ये फॉर्म है, एक कंप्लीट डिव लिया आपने, और उस डिव के अंदर आपने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है, यानी ये पूरा डिव है यहाँ तक। और इस डिव के अंदर ये आपका टोटल फॉर्म है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और फॉर्म एक्शन, ये पता है ना, फॉर्म पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो PHP के पेज पे जाता है, जो भी हमने बताया होता है। तो वो PHP का पेज एग्जिस्ट भी करना चाहिए, एक्शन पेज पे जा रहा है सपोज। और ये जो है लेबल और इनपुट, इसका मतलब है ये इनपुट बॉक्स है हमारा, टेक्स्ट बॉक्स है, और ये उसका लेबल है। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है, लेबल। तो ये देखें, ये लेबल में क्या लिखा है, लेबल फॉर एफ नेम। एफ नेम क्या है, ये वाला इसका, इसकी आईडी और नेम। ठीक है, एफ नेम इज द आईडी। तो इसका मतलब है कि ये लेबल किसका है, ये इस एफ नेम का है। इस टेक्स्ट बॉक्स का की आईडी क्या है, एफ नेम। और इस यहाँ पे लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट नेम। और इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये जो इनपुट है इसमें आप क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट। मतलब ये ईमेल नहीं है, ये नंबर नहीं है, ठीक है, ये पासवर्ड नहीं है, ये क्या है, टेक्स्ट है। और इसकी आईडी एफ नेम है। इस आईडी के अगेंस्ट आपने ऊपर ये लेबल लगाया है, नेम फर्स्ट नेम और प्लेस होल्डर योर नेम। प्लेस होल्डर से क्या मुराद है कि इसमें कुछ ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ नजर आए आपको, ये योर नेम। ठीक है, अगर आप सपोज ये प्लेस होल्डर नहीं लिखते तो फिर क्या होगा, फिर ये देखें ये खाली रह जाएगा, आपको वो वहाँ पे प्लेस होल्डर में नज़र नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र की हेल्प के लिए प्लेस होल्डर में वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाए तो नज़र आ जाए। ओके, ये एक फील्ड है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। और ये जो कंट्री है, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट हुई है। ठीक है, तो ये पहला है, और ये लास्ट नेम दूसरा है, और ये हमारे पास ये लेबल आ गया, और ये कंट्री है। और कंट्री के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में जो वैल्यूज हम लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USA, जिस पे हम क्लिक करेंगे वो आगे सबमिट हो जाएगा। और जब हम ये लगाते हैं फॉर्म एक्शन के, ये एक्शन पेज डॉट PHP पे चला जाए, तो फिर हमें सबमिट बटन भी लगाना होता है। इनपुट टाइप सबमिट, ये वाला, और वैल्यू सबमिट, यानी इसके ऊपर जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो क्या है, सबमिट। तो वेल, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, कंट्री ऑस्ट्रेलिया, इसको सबमिट करें तो ये आपका डाटा चला गया है। अभी तो योर इनपुट वाज रिसीव्ड एज, ये मैसेज हमें कहाँ से मिल रहा है, ये एक्शन अंडरस्कोर PHP, एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP, यहाँ से हमें ये मैसेज मिल रहा है कि डाटा रिसीव हो गया आगे उस पेज पे। ये बाद में हमने PHP का पेज खुद बना के उस पर डाटा खुद से भी भेजना है। वेल, इसी फॉर्म को आप थोड़ा मज़ीद डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, लाइक इसकी जो विड्थ है, नॉर्मली वो विड्थ कितनी होती है, 100% होती है। अगर आप इस विड्थ को स्मॉल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे, अगर आप 50% करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक रह जाएगा। ठीक है, और इनपुट टाइप्स आपकी, अभी हमने टेक्स्ट यूज़ किया। अगर आप पासवर्ड यूज़ करेंगे तो फिर उसमें जो टाइप करेंगे वो हमें नज़र नहीं आएगा, वो डॉट डॉट से नज़र आ जाते हैं। ठीक है, अगर वो नंबर है तो उसमें आप फिर नंबर लिखेंगे, फिर आप उसमें टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह होता है। और ये देखें, अब ये जो है इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है ना, ये क्यों नज़र आ रही है, ये देखें, ये ऊपर भी जगह है, नीचे भी, और लेफ्ट पे भी। ये पैडिंग है, पैडिंग आपको यूज़ करनी आती है पहले से, तो थोड़ी सी पैडिंग भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, विड्थ 100% है,
और पैडिंग कितनी है? इसका क्या मतलब है 12 और 20? 12 जो है वो टॉप और बॉटम की है, और 20 जो है वो लेफ्ट और राइट की है। और मार्जिन आपका 8 पिक्सल्स हैं, और अगेन टॉप बॉटम का 8 पिक्सल है, और लेफ्ट राइट का 0। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। वेल यहाँ पे हमने क्या किया कि बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया, और ये जो बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल है, इसका क्या मतलब है? ये राउंड नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से राउंडेड है, ये रेडियस है इसका, वरना पहले वाले राउंड नहीं थे। ये देखें, ये स्ट्रेट है, तो ये थोड़ा सा राउंड है, ठीक है। अगर आप इसको 4 पिक्सल से ज़्यादा कर देंगे तो वो और ज़्यादा राउंड हो जाएगा। लाइक मैं इसको 4 की बजाय क्या कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा और राउंड हो गया यहाँ से कॉर्नर। इसी तरह इसमें बॉर्डर सारा नहीं लगाया हुआ, बल्कि इसमें सिर्फ बॉटम पे है बॉर्डर, ये बॉर्डर बॉटम। और इसमें क्या है, कलर्ड इनपुट, इसमें बैकग्राउंड जो है उसको कोई कलर दे दिया है, ये सिंपल, ये देखें, ये वाला। तो ये वही चीज़ें हैं, HTML वाली सारी चीज़ें ये हमने पहले से की हुई हैं। यहाँ पे है जी एनिमेटेड सर्च इनपुट। ये जो है, ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा इफेक्ट ऐसे करके अपीयर हुआ है। तो ये, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हमने क्या अप्लाई की है, लाइक ये इनपुट था और उसकी टाइप क्या थी, टेक्स्ट, और उस पर हमने ट्रांजिशन क्या अप्लाई की है कि विड्थ जो है उसकी, विड्थ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और कितनी देर में ये इफेक्ट प्ले होगा, 0.4 सेकंड में, यानी हाफ सेकंड से भी कम। और इस ट्रांजिशन का नेम क्या है, ईज इन आउट, ठीक है। ये देखिए, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ऐसे ही अपीयर होगा। अच्छा, अगर इस ट्रांजिशन को हम, इसका टाइम जो है वो 1 सेकंड कर देते हैं उसको फिर ये स्लो इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रांजिशन। तो बाकी चीज़ें वही हैं, विड्थ है, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग है, बॉर्डर रेडियस है, फॉन्ट साइज है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज है, दिस वन, ये वाला, ये इमेज भी नज़र आ रहा है इसमें। और बैकग्राउंड पोजीशन है, और बैकग्राउंड रिपीट, यानी ये इमेज रिपीट नहीं हो रहा, नो रिपीट। और पैडिंग है इसमें, और ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये आपके इनपुट के लिए एक पूरी, आपने जो स्टाइल है वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये एक आपने टेक्स्ट के लिए एक बॉक्स बनाया। नॉर्मली क्या होता है कि आप बॉक्स बनाते हैं ना, तो आप यहाँ से इसको पकड़ के रीसाइज भी कर लेते हैं, होता है ना, लेकिन यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा आपको, ऐसे ही है ना। तो वो नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा, कि आपने उसको स्टॉप कर दिया, आपने उससे कहा कि रीसाइज ना, इसको रीसाइज ना करें, वरना नॉर्मली आप यहाँ से पकड़ के उसको रीसाइज कर लेते हैं। अगेन ये बटन्स हैं, इसकी विड्थ आपने कंट्रोल कर दी है, और इसकी विड्थ नॉर्मल है, 100% है। हाँ, इसमें एक एक तो लाइन है, वो हम करते जा रहे हैं। और जो चीज़ें ये देखें, 1 2 3 4 5 6 टैब, ये हमने करके भी देखी है। एक छोटी छोटी सी तो चीज़ है इसमें, ये रिस्पॉन्सिव है। और रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है, अगेन, कि आप अगर इसको रीसाइज करते हैं तो ये देखें, फर्स्ट नेम और ये उसके नीचे अपीयर हो रहा है, ये उसके नीचे
सारी चीज़ें आपके पास एक लाइन में आ गई, अदरवाइज ये आमने सामने थी। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट, इस पे आपने काम करना है वेबसाइट लेआउट पे, ठीक है। CSS को यूज़ करते हुए अगर आप फाइनली कोई लेआउट बनाना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ आपके पास क्या होना चाहिए, हेडर, और यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू, और ये आपका कंटेंट एरिया है, ये आपका मेन कंटेंट है, ये भी कंटेंट एरिया है ऐसे, और ये आपका फुटर है। इसी तरह आपके पास अब ये इस स्क्रीन पे ना प्रॉपरली शो नहीं हो रहा। तो ये हेडर के लिए हमने क्या किया है, हेडर की एक क्लास बना दी है, और उसका बैकग्राउंड कलर ये लगा दिया है, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये देखिए सेंटर में है, और पैडिंग हमने 20 पिक्सल अप्लाई कर दिया, एंड दैट्स ऑल। यानी हेडर के लिए सिर्फ यही था। और उसके बाद नेविगेशन बार थी, नेविगेशन बार में कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ लिंक्स टू हेल्प विजिटर्स। अच्छा, नेविगेशन बार में इसने क्या किया है जी कि ये देखें, फ्लोट लेफ्ट और डिस्प्ले ब्लॉक। अगर आप ब्लॉक करेंगे तो फ्लोट लेफ्ट करेंगे, अगर आप इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो फिर आपको फ्लोट लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी इसका कलर है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, राइट है, जो भी है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन है। टेक्स्ट डेकोरेशन का क्या मतलब होता है कि उसमें जब आपने वो लिस्ट आइटम्स बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की लिस्ट आइटम्स बनाएंगे तो उनके साथ वो डॉट्स वगैरह नहीं लगाएगा। और फिर आपने लिंक्स बना देने हैं, टॉप नैब एक क्लास आपने बना दी है। और होवर का क्या मतलब आता है कि माउस ओवर जब आप करेंगे तो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सपोज। और वैसे उसका कलर क्या है, ब्लैक। तो ये देखिए, ये होवर करेंगे तो कलर चेंज हो रहा है, और वैसे इसका कलर ये है। इसको अगर आपने यहाँ पे देखना है तो ये देखिए, यहाँ पे ये नज़र आता है। और इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, मेरा नहीं ख्याल कि चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो बॉडी में आपके पास सिर्फ यही है, डिव, ये आपने हेडर की क्लास लगाई है, और यहाँ पे ये है बेसिकली नेविगेशन बार के लिए। टॉप नेव एक क्लास ये लगा दी है, और फिर आपने आगे यहाँ पे लिंक लगा देने। ये जो है ना, ये वाला साइन, इसकी जगह पे एक्चुअली आपने पूरा यहाँ पे कोई एड्रेस टाइप करना है। दिस वन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, वो आगे पेज पे चला जाएगा, जो भी आपका पेज है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास कंटेंट का एरिया था। कंटेंट में अगर हम एक ही कॉलम बनाना चाह रहे हैं, हम दो कॉलम बनाना चाह रहे हैं, हम तीन कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तो वन कॉलम नॉर्मली मोबाइल फोन्स के लिए होता है, टू कॉलम्स ऑफन यूज फॉर टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स, एंड थ्री कॉलम लेआउट ओनली यूज फॉर डेस्कटॉप्स, ठीक है। तो ये वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, इस तरह से we will create a three column layout and change it to a one column layout on smaller screen, यानी responsive होगा हमारा। तो कैसे करेंगे, क्रिएट थ्री इक्वल कॉलम्स दैट फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर। जब ज्यादा कॉलम बनाते हैं तो वो फ्लोट ही होने चाहिए ना, और तीन कॉलम बनाएंगे तो उनकी विड्थ कितनी होगी, 33.33। इसको आप एक पॉइंट कम कर सकते हैं एहतियातन अगर आप करना चाहें तो, और डेफिनेटली ये फ्लोट लेफ्ट होंगे। और तीन कॉलम्स के बाद फिर हमने इन फ्लोट्स को क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है, आफ्टर द कॉलम्स। तो डॉट रो आफ्टर, इसका मतलब है कि जो वाली ऊपर वाली रो थी, यानी ये तीन कॉलम्स, ये एक रो की शक्ल में आ रहे हैं ना, ऐसे रो की शक्ल, तो इसके नीचे उसके बाद में क्या कर दें, क्लियर कर दें, और दोनों साइडों को क्लियर कर दें, क्लियर बोथ, जो भी कंटेंट हो डजेंट मैटर। ये लाइन ऐसे ही होती है, इसी स्टाइल में होती है। और रिस्पॉन्सिव लेआउट आप कब बनाते हैं, उसके लिए आप मीडिया स्क्रीन का यूज़ करते हैं, और इसमें हम कह रहे हैं मैक्स विड्थ जो है, जो भी आपकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। कि अगर आपकी स्क्रीन जो है
उसका साइज ये है, तो उसकी विड्थ जो है 100% हो जाएगी। यानी मोबाइल डिवाइसेस के लिए आप 100% यूज़ करते हैं कॉलम्स, और मोबाइल डिवाइस नहीं है तो फिर आप छोटी डिवाइसेस यूज़ थोड़ा साइज यूज़ कर लेते हैं। लाइक ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और अगर इसको हम छोटा कर दें तो अब ये 100, अब कॉलम का साइज क्या हो गया, 100, यानी 100% हो गई ना विड्थ इसकी। और अगर ये यहाँ पे साइज देख लें 531, जब ये 600 से ऊपर जाएगा, ये देखिए तो 3 कॉलम्स में कन्वर्ट होगा। बेसिकली ये 3 कॉलम्स ही हैं। जब ये 600 से बिलो हो जाएगा तो फिर हर कॉलम की विड्थ 100% हो जाएगी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए एक लाइन आपको ये लिखनी पड़ती है, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1। ये सारा हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। स्टाइल में एक लाइन आप ये लिखेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और एंड पे आप मीडिया दिस वन, ये वाला। अगर आपकी स्क्रीन साइज 600 पिक्सल से छोटी हो जाएगी तो आपकी कॉलम की विड्थ कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। जैसे अभी ये 100% हो गया है। तो ये चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं। ओके, हम अनइक्वल कॉलम्स भी बना लेते हैं। लाइक जैसे पहला कॉलम हम 25% का बनाएंगे, दूसरा कॉलम हम 50% का बनाएंगे, और इसी तरह से हम ये देखें, ये इट्स अ स्मॉल कॉलम, इट्स अ बिग एंड इट्स अ स्मॉल, 25, 50, 25। फिर हमारे पास फुटर है। फुटर में भी कुछ स्पेशल नहीं है, बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट लाइन सेंटर और पैडिंग 10 पिक्सल है। तो इस तरह से आपकी जो है वो अ, बन जाती है। अब ये देखें यहाँ पे भी ये आपका यहाँ पे हेडर है, उसके बाद नेविगेशन बार है, ये वही है ना चीज़ें। फिर ये आपके पास ये तकरीबन 70% होगा, और ये आपका 30% होगा। या ये 75% है तो ये 25% है। ठीक है ना। इसको अपने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये CSS वेब लेआउट में। राउंडेड कॉर्नर्स की अभी हमने एग्जांपल ली है, ये वाला। नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ना इनमें से आगे हमने करना है। फ्रंट एंड के लिए एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी हमारी। जी, तो ये राउंडेड वाला हमने देख लिया पहले। इसको हम कैसे करते हैं, बॉर्डर रेडियस के साथ। तो जो भी आप रेडियस लगाएंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर भी है, रेडियस है। अगर बड़ा बॉक्स है तो बड़ा रेडियस लगा दें, छोटा है तो छोटा रेडियस लगा दें। ये देखें किसी जगह पे 25 पिक्सल्स का लगा हुआ है, मोस्टली ये की साइज का है। तो वो पहले हमने जो फॉर्म देखा था उसमें 4 का रेडियस था। अब यहाँ पे ये वाला रेडियस छोटा है, ये उससे भी छोटा है। ये दो रेडियस हैं वो बड़े हैं, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और ये दोनों ज़्यादा बड़े हैं। तो इसके लिए फिर आप यहाँ पे अलग से रेडियस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये कौन सा है, दिस वन, फिर 50, फिर 30, फिर 5। ठीक है, इस तरह से भी आप रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप एक ही स्टाइल में जाते हैं, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर ज़्यादा डेकोरेट करना है आपने अपने कोई इमेज को, बॉर्डर को, ये बॉक्स आपने बनाया है तो उसके उस पर आप कोई बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो उसके लिए आपके पास कोई बॉर्डर इमेज होना चाहिए, बहुत छोटे साइज में होना चाहिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, बॉर्डर इमेज। लाइक ये हमने किया 10 पिक्सल सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है कि वो सी थ्रू है।
और बॉर्डर इमेज कौन सा है आपके पास, ये वाला इमेज है। हाँ, इसका लिंक देना पड़ेगा। ये आपका लिंक वहीं पे पड़ा होगा नॉर्मली। अगर आपने वेब का दिया हुआ है तो फिर जाहिर है कि वो इंटरनेट से ही चलेगा। आप देखें ना, जब आप कोई वेबसाइट बनाती हैं तो वो लोग इंटरनेट से ही उसको एक्सेस कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको लोकल कंप्यूटर पे आप इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो फिर ये पिक्चर कहाँ पे पड़ी होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है। और ये पाथ हमने पहले देखे हुए हैं ना कि अगर वो उसी फोल्डर में है तो कैसे पाथ देना है, अगर किसी दूसरे फोल्डर में है तो उसको हमने कैसे पाथ देना है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि इस तरह की अगर हमने कलरफुल डिज़ाइनिंग करनी है। वैसे आजकल जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं उनमें इस तरह की कोई मेकअप्स जो हैं वो यूज़ नहीं होते। ठीक है, बल्कि ये ऑड फील किए जाते हैं। बाकी ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हम उसमें देखेंगे बूटस्ट्रैप में। अगेन दिस इज़ इम्पोर्टेंट CSS में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो CSS वेबसाइट लेआउट है। इस पे आपने काम करना है। आपने इस तरह से काम करना है कि लाइक ये देखिए, ये आपका हेडर है, या यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू है, ये आपका कंटेंट एरिया है, यानी ये आपकी एक डिव है और इस एक डिव के अंदर अगेन 3 डिव्स हैं। एक कंटेंट, ये अगर 20% है ये हो जाएगी आपकी 60% और ये फिर 20%। ठीक है, तो 3 कॉलम ऐसे बन रहे हैं यहाँ पे 1 2 3। इसके बाद आप उसको क्लियर करेंगे फ्लोट्स को और फिर ये आप नीचे फुटर लगाएंगे। आप इसको लाइक इसमें कोड तो इसका सारा दिया हुआ है, आप उसको चेंज करें। आप ये जो हेडर है इसकी CSS भी चेंज करें, नेविगेशन मेन्यू इसको भी चेंज करें। नेविगेशन मेन्यू में अगर आपने ब्लॉक में जाना है तो फिर आपने फ्लोट्स यूज़ करने हैं। अगर आपने इनलाइन ब्लॉक में जाना है तो फिर आपको फ्लोट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है।